हेलो बच्चों, माय नेम इज राजकुमार शर्मा। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। और आज मैं आपको जेई एडवांस बैच के अंदर कैनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है पहले आपको ये बता दूं। इसके दो लेक्चर, एक तो लेक्चर्स होंगे, दूसरा आपको डीपीपी मिलेगा। तो इस समय जो टाइम है, इस टाइम में आपको जो भी करना है सब टेस्ट की तरह से करना है। अब जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर आपको क्वेश्चन कराया जाता था, फिर आप घर पे जाके क्वेश्चन करते थे, वो टेस्ट नहीं देते थे। अब आपको सब कुछ टेस्ट की तरह देना है, हर चीज टेस्ट में कन्वर्ट करो। जैसे जो मेरे लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगी इस बैच के अंदर, उस डीपीपी को भी घर पे टेस्ट की तरह से देना। उस डीपीपी में सपोज करो 20 क्वेश्चन है, तो आप एक क्वेश्चन को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर लो। हालांकि 15 के साथ ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन के रेंज में होता है। तो अगर 20 क्वेश्चन है तो भी उसको 1 घंटा का टाइम दो, 15 क्वेश्चन है तो भी उसको 1 घंटे का टाइम दो। मतलब ये बना लो, ज्यादा ये ऐसा भी चल सकता है और आप ऐसा भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को 4 मिनट दो अपने उसके लिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे एग्जाम तो आप दे ही रहे हो, इसके अलावा आप अलग से टेस्ट तो दे ही रहे हो, उसको तो आप वैसे दो ही दोगे, बट इसको भी टेस्ट से कन्वर्ट करोगे। तो आप ऐसा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल्स। तो एक सेफ साइड में अगर चले तो एक क्वेश्चन को 4 मिनट दो। तो डीपीपी में मान लो 15 क्वेश्चन है जो आपको मिलता है, तो उसको 1 घंटे का टेस्ट में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको सॉल्व करो। अब कोशिश करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकें, आपको इस ऑर्डर में जाना है। इसके बाद अगर 20 क्वेश्चन है तो उसको 80 मिनट में कन्वर्ट कर दो और टेस्ट की तरफ से दो। तो कोशिश करना है कि हमें इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, सो दैट एक तो एग्जाम का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा घर पे, दूसरा आप सीख पाओगे कि क्वेश्चन में इस पेपर में कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाता है, ये सीख पाओगे। और उसके बाद जब एक बार टेस्ट दे दो तो उसके बाद दोबारा आपके सामने सोल्यूशन अवेलेबल होगा, उसके सहायता से उन क्वेश्चनों को देख लो। या एक बार टेस्ट देने के बाद भी आप जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको दोबारा घर पे अटेम्प्ट करना, अलग से, बिना टाइम फ्रेम में जाए उसको अलग से अटेम्प्ट करना। और उसको तुम एक क्वेश्चन को दे सकते हो 10 मिनट के आसपास, आप कोशिश कर सकते हो देने के लिए। और अगर नहीं होता है तो अगर आपको लग रहा है शुरू में कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर 10 मिनट मत स्पेंड करो, लेकिन लग रहा है कि शायद मैं कर सकता हूँ तो 10 मिनट तक दो। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं होता तो आप सोल्यूशन देख लो। तो ये पैटर्न फॉलो करना है। तो पहला काम क्या करना है, जो आपको डीपीपी मिलेगी उसको टेस्ट की तरफ से देना है। टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। एक बार टेस्ट फिनिश होता है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं हुए उसको दोबारा आपको अटेम्प्ट करना है बिना सोल्यूशन देखे। और अगर दोबारा सॉल्व करने के बाद नहीं हो रहा है तो उसको सोल्यूशन से देखना है और उस पर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ताकि बाद में 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद दोबारा उसको एक बार रिकैप कर ले कि कैसे सॉल्व हुआ था। ये तो डीपीपी का पैटर्न है। अब जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इस लेक्चर से आपको कैसे एडवांटेज लेना है। तो आपको हर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो कोई थ्योरी आपको तो सीखनी नहीं है। इसमें भी आप क्या करेंगे ना, अभी तो रिकॉर्डेड है, आपको क्या करना है कि मैं कोई क्वेश्चन अभी ओपन करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को रीड करिए, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है, मार्क कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के आप आंसर देख लीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी उसको आगे बढ़ा के आप देख लीजिए। मतलब वीडियो को भी और इसको भी, जो क्वेश्चन सॉल्व करना उसको भी 4 मिनट या 3 मिनट इससे जाने देना। तो सेफ साइड में जाने के लिए तुम आप 4 मिनट ले सकते हो। तो मेरे लेक्चर को भी टेस्ट की तरफ से देना है, डीपीपी को भी टेस्ट की तरफ से देना है, और सबके लिए एक एवरेज मैंने 4 मिनट डिसाइड कर लिया, 4 मिनट हमें करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके बाद स्टॉप, आप सॉल्व करिएगा। हो गया सॉल्व, मार्क करिएगा, मेरी वीडियो को आगे बढ़ा के आप आंसर देखिएगा। सेकेंड अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो का सोल्यूशन देख के आप समझ लीजिएगा। ऐसे प्रोसीड करना है। चूंकि आसपास लेक्चर 1 कैनेमेटिक्स का, तो इसमें आपके सामने कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ के लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट ये एवरेज क्वेश्चंस सिलेक्ट किया है लेक्चर 1 के लिए। और मैं क्वेश्चंस को कैटेगराइज भी करता जाऊंगा किस लेवल का क्वेश्चन है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जैसे क्वेश्चन मिक्स प्रॉब्लम्स होंगे कैनेमेटिक्स के। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस में मान के चलो कि 60% लेवल पे इसको रखा जाएगा। द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच 60% लेवल जेईई एडवांस का, ये मान के चलो कि एक अच्छा लेवल है। 60% क्वेश्चन करने का मतलब तुम्हारे रैंक जेईई के अंदर
अगर सब में कर जाते हो तो 1500 के अंदर तुम्हारी रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो मान के चलो कि 1500 तक कर ले जाते हो, 60% ऐसा होता है। द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच, तो मैं यहाँ पे लेवल लिख रहा हूँ, द लेवल इज 60% लेवल पे है। The maximum angle to the horizontal at which a stone can be thrown so that it always move away from the thrower will be, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से मुझे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, मुझे पता करना है कि मैक्सिमम कितना एंगल तक इसको रखें ताकि जो ऑब्जेक्ट हो उसकी दूरी इस पॉइंट से हमेशा इंक्रीज करे, हमेशा इंक्रीज करे, कभी डिक्रीज ना करे। ठीक है, तो एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां से आप इसको समझ सकते हो, बट जस्ट मैं एक एनालिसिस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पाथ में ट्रेस कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका, बहुत ही कम एंगल से फेंका और ऐसे गिरा, तो आप देखो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की दूरी इससे ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, तो क्या डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं? यस, डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज कर रहा है, देखो हमेशा इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंसेस, हमेशा इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंसेस, देखिए हमेशा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर इसी प्रोजेक्टाइल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं, अब डिस्टेंस बताइए, देखिए अभी इसमें आपको दिखेगा कि यहां पे देखो इधर तो डिस्टेंसेस इंक्रीज किए, कायदे देखो ये डिस्टेंसेस इंक्रीज किए, लेकिन इधर डिस्टेंसेस देखो अब घटने वाली, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा ही है। इसका मतलब कि अगर एंगल बहुत कम है तो डिस्टेंसेस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्शन एंगल बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंसेस एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत कम है तो डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंसेस इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोजेक्शन एंगल जरूर होगा जिससे अगर आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ओरिजिन से दूरी हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ नहीं मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे क्वेश्चंस को समझने के लिए। और चूंकि मैं बोल चुका हूं कि क्वेश्चंस इसमें थोड़ी इजिएस्ट साइड में है, ये फर्स्ट लेक्चर है कैनेमेटिक्स का। और एक और चीज, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैंने प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को स्पीड प्रोजेक्शन एंगल थीटा स्पीड यू से, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए ऐसे जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करे, ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करे, पूरी अंडरलाइन है। तो सपोज करो इसी टाइम पे पार्टिकल यहां पे है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगी ऐसे, और इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से पोजीशन वेक्टर बनेगा। यह है पोजीशन वेक्टर और ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। अच्छा थोड़ा एक काम करते हैं, तो ये वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, मुझे बताइए इसके बीच का एंगल क्या एक्यूट एंगल है? यस एक्यूट एंगल है। और वेलोसिटी का कंपोनेंट इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसे आएगा, एक वेलोसिटी दो कंपोनेंट, एक ऐसे आएगा एक ऐसे आएगा, तो इस v का एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। अच्छा इस v का जो कंपोनेंट इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा वो कभी इसके और इसके बीच की दूरी को चेंज नहीं करेगा, बेसिकली वो इसके एंगल को चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसके पोजीशन वेक्टर के अलोंग आएगा वही इसके और इसके बीच की दूरी को बढ़ाएगा। इसका मतलब एक बात तो मैं समझ गया कि अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है तो बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर ना आके इसका कंपोनेंट इधर आता तो जैसे देखिए ऐसे था, ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे, और ये है वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट पाथ पे, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। इस v के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट तो इसके परपेंडिकुलर आएगा ऐसे पोजीशन वेक्टर पे, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इस v
का एक कंपोनेंट जिस पोजीशन वेक्टर के अलोंग आ रहा है, क्या वो इसके और इसके बीच की दूरी को कम करेगा? यस, कम करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बात मैं समझ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एंगल एक्यूट है, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, तो इसके और इसके बीच दूरी डिक्रीज कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, एंड दैट्स व्हाई इसके और इसके बीच दूरी डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है, और ये ऑब्ट्यूस है इसलिए डिक्रीज कर रही है, और ये एक्यूट एंगल है वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के बीच का, तो इसके और इसके बीच दूरी इंक्रीज करेगी। ओके, एक बात तो मैं समझ गया कि पोजीशन वेक्टर पार्टिकल और ओरिजिन के बीच दूरी तभी इंक्रीज करेगी जब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूस नहीं। अगर एक्यूट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए। एक्यूट है ना एंगल, एंड दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो चलिए, अब मेरा टारगेट है आर निकालना और भी निकालना। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो इस काम के लिए मैंने क्या किया, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए। इधर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, u sin थीटा। तो t टाइम बाद इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा, दैट इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। देखिए, जैसे वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो दैट इज u cos थीटा इनटू i कैप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें। और वर्टिकल वेलोसिटी जो आएगी वो u sin थीटा माइनस gt इनटू j कैप। ये बन गया टोटल वेलोसिटी, मतलब इसका सम ही किया हूं कायदे से देखो तो इस वाले पॉइंट पे चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इतनी बनेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी v बराबर u प्लस et लगा के j कैप कर दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब आपको बात करनी है पोजीशन वेक्टर की। v वेक्टर निकालिए, t टाइम का पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे t टाइम का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। x कंपोनेंट क्या है? x डायरेक्शन वेलोसिटी u cos थीटा इनटू t इनटू t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू t, i कोफिशिएंट करेंगे तो x कंपोनेंट बन जाएगा। y कंपोनेंट कितना आएगा? द y कंपोनेंट इज y के डायरेक्शन लगा देंगे ut प्लस हाफ थीटा स्क्वायर, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ये बन गया y कंपोनेंट। तो आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। अब आपका टारगेट क्या है? r डॉट v इज ग्रेटर देन जीरो करना है। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक बार इसमें यहां से हटाता हूं, हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये इसका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो i कोफिशिएंट i के साथ मिलेगा तो बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू t। ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू t बन गया, प्लस ये इसके साथ लगेगा तो बनेगा u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt इनटू ये पूरा टर्म आएगा, इसमें t कॉमन निकाल सकते हो तो ये बनेगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इंटू टी। यही मल्टीप्लाई किया इसमें, बट इसमें से टी बाहर निकाल ली, एंड ब्रैकेट इस ब्रैकेट को बंद कर दिया यहाँ पे, एंड ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ से देखो टी का टर्म्स यहाँ से कैंसिल होगा, टी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ से u cos स्क्वायर थीटा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसके साथ sin स्क्वायर थीटा इज 1। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा और ये इसके साथ मिलके यूज करना है। फिर इसके बाद इसका तो दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन में करना है तो बनेगा u बाई टू जी इंटू टी साइन थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा जी स्क्वायर बाई टू इंटू टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब क्या करो ना,
अब इसको सब आपस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा जी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, और ऐसा माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। अच्छा एक तरह से देखो ना, ये टाइम का ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस यहां से आएगा टी कॉमन निकाल लो, टी बनेगा जी यू साइन थीटा, जी यू साइन थीटा, मैं टी कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहां से बनेगा। अच्छा ये भी तो जी यू साइन थीटा का टर्म है, तो कितना आएगा बताओ, 2 कम 2 3 जी 3g एंड यू साइन थीटा बाई 2 इंटू टी माइनस हाफ जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो, आई थिंक हमने कोई मिस्टेक किया है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और इसके साथ तो माइनस बना रहेगा, और ये इसके साथ माइनस, ठीक है, तो ये प्लस आएगा। ये इक्वेशन है। अच्छा बताओ, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये ग्रेटर देन 0 रखना है मुझे, और ये अगर ये होल्ड करता है, अगर ये फॉर ऑल टाइम होल्ड करता है, अगर ये फॉर ऑल टाइम टी की हर वैल्यू के लिए अगर ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आर डॉट भी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टाइम। अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशंस हर टाइम पे होल्ड कर रहा है, फॉर ऑल टाइम होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स हर टाइम पे ये होगा। अगर हर टाइम पे ऐसा होगा, इसका मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा उसका इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमेशा कब होल्ड करेगा भाई, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगा, बट रूट नहीं मिलना चाहिए। अगर रूट नहीं मिलेगा ये तभी पॉसिबल है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से ज्यादा हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 से नहीं, लेस देन 0 होना चाहिए ताकि रूट ना मिले। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट में बी का स्क्वायर दैट इज 9 जी का स्क्वायर यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 4 बी का स्क्वायर माइनस 4 ac 4, ये a है जी स्क्वायर बाई 2 4 a इंटू सी सी यू का स्क्वायर एंड दैट शुड बी लेस देन 0। अब यहां से देखो g के टर्म्स भी किससे कैंसिल आउट होंगे, u के टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, एंड ये 2 का टर्म यहां पे आएगा और ये 2 का टर्म यहां पे आके 8 बना देगा। यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 8 अपॉन 9, लेस देन 8 अपॉन 9 का टर्म आएगा, दैट मीन्स साइन थीटा must be less than 2 root 2 upon 3, so theta must be less than sin inverse 2 root 2 upon 3। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इससे कम है तो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल की बीच की दूरी हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, तो 2 root 2 upon 3 द ऑप्शन इज बी पार्ट। ओके, जस्ट देखो, ओके तो इसके बाद ये आ गया, दिस इज द आंसर, ये आंसर है। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर थीटा इस वैल्यू के बराबर होता तो क्या होता, और थीटा अगर इससे कम हो जाता तो देखिएगा ज्यादा होता तो क्या होता। थोड़ा सा मैं जस्ट बात को समझाने के लिए एक एनालिसिस के पार्ट पे जा रहा हूं। और पता है जिस वक्त इस थीटा को कैलकुलेट करोगे ना, ये वैल्यू आती है 70.5 डिग्री, ये इतना आता है, तो समझ सकते हैं 45 से ज्यादा है, मतलब ठीक ठाक वैल्यू है। तो मैं इस वैल्यू पे ना एनालिसिस करने जा रहा हूं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। व्हाट विल बी हैपन व्हेन प्रोजेक्शन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू थीटा इक्वल टू दिस वन, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। जस्ट देखो तो, अगर मैं थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट ले लेता हूं साइन इनवर्स 2 root 2 upon 3, तो ये क्या होता। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ये जो r डॉट भी की वैल्यू है ना, r वेक्टर डॉट भी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अच्छा r डॉट भी क्या यही फंक्शन है, यही फंक्शन है, r डॉट भी एक तरह से यही फंक्शन है, आगे से देखो तो what will be happen, just t की वैल्यू 0 पे पूरी वैल्यू 0 हो जाती है।
टी की वैल्यू 0 पे पूरी वैल्यू, टी की जगह पर 0 प्रेस करो तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक तो 0 बनेगा। एंड जो दूसरे रूट्स आएंगे वो कैसे बनेंगे, दूसरे रूट्स तो अगर आर डॉट भी मैं दिखा रहा हूँ, आर डॉट भी परसिस्ट टाइम का तो 0, बट ये वैल्यू फिर इंक्रीज करेगी, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉनकेविटी विल बी अपवर्ड। मतलब इसके रूट्स ऐसे बनते, टी कॉमन आता इंटू t-1, मतलब t-1 का होल स्क्वायर इस तरीके से, ग्रेटर देन 0 नहीं आता, इसका रूट ए बन रहा, ये बन रहा। तो इसका ग्राफ, इस फंक्शन ग्राफ क्या होता है, टी की जगह पे 0, एक टी की जगह पे हम 1 रखेंगे, टी क्यू है, ये ग्राफ ऐसे आता, टी का क्यू कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पे था, नेगेटिव पे बनता। तो इसके जो ग्राफ बनते वो कैसे बनता, वो ऐसे आता, ऐसे जाता। तो ये क्या बता रहा, आर डॉट भी यहाँ पे 0 है, बट इस इंटरवल में आर डॉट भी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज करते, पहले डिस्टेंस इंक्रीज करता, के बाद फिर डिक्रीज करता रेट, फिर एक जगह ऐसा जहाँ पे 90 डिग्री होती, उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर देता। ये बेसिकली ऐसा होता। लेकिन अगर ये कट होता तो 0 पे ऐसे आता, एक और रूट्स आता, तो ये ग्राफ ऐसे बनता, मतलब इंक्रीज करता, फिर बीच में डिक्रीज करता, फिर इंक्रीज करता। ये एक्चुअली में ये होता। ओके, तो मैं आर डॉट भी का ग्राफ लिखने जा रहा हूँ, टाइम के साथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। तो तुम देखना, तो ये जो आर डॉट भी का फंक्शन है ना, ये पूरा ये फंक्शन है, इसमें से मैंने टी का टर्म यहाँ से हटा दिया था, चार्जेस से यहाँ पे टी का टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में रहा होगा, ऐसे टी का टर्म इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में रहा होगा, एक तरह से टी का टर्म इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में रहा होगा, ऐसे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे टी का टर्म हट जाएगा क्योंकि इसके लिए हम बात कर रहे थे, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी बात समझ में आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर आपने एग्जैक्टली साइन थीटा को इसके बराबर कर दिया तो इसका इतने पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। दैट मीन्स ये जो है मतलब इस फंक्शन का एक ही रूट मिलेगा, इस फंक्शन का एक ही रूट मिलेगा अगर साइन थीटा एग्जैक्ट इसके बराबर है तो, और साथ में ये है। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, मैथमेटिकल फंक्शन जो आर डॉट भी बनना चाहिए ना, वो कुछ ऐसे बनना चाहिए। एक तो टी का टर्म आएगा एंड दूसरा टी के साथ एक जो कांस्टेंट आ रहा है, और वो टी माइनस ये लिख लें तो वो आ जाएगा। पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो माइनस बी अपान 2a, तो एक टाइम का रूट यहां से आता माइनस बी अपान 2a, ठीक है। उसी को स्क्वायर में जाता, मतलब कायदे से देखो तो वो माइनस बी अपान 2a का टर्म आता, ये कायदे से यहाँ पे माइनस बी अपान 2a का टर्म बन जाता, एक रूट इस तरीके से था, और इसका मैं स्क्वायर कर लेता, कायदे से ये बनता। अगर मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो t बराबर 0 पे वैल्यू 0 बन रही है, और t की जगह पे अगर मैं इन्फिनिटी रखूं तो वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बन रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए था, ऐसे जा रहा है इस तरीके से। तो ये फंक्शन ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर डॉट भी फॉर ऑल टाइम 0 से लेके दूर तक जाओ, हर टाइम के लिए पॉजिटिव, हर टाइम के लिए पॉजिटिव है। बस एक जगह ऐसा आएगा जहां पे ये 0 होगा, एक जगह ऐसा आएगा जहां पे 0 होगा, उसके बाद फिर ये ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल, बीच का डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर जो डिस्टेंस है पार्टिकल का ओरिजिन से वो इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर, डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये रेट है बेसिकली। आर डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस इंक्रीज कर रहा है,
मतलब कायदे से अगर मैं ऐसा प्रोजेक्शन दिखाऊं ना, थोड़ा सा है एनालिसिस इसमें कि पार्टिकल को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर टाइम तक ये जो टाइम अगर निकालोगे ना टी बराबर माइनस बी अपान टू ए, अगर मैं निकाल लो इसमें तो तुम पाओगे कि ये जो टाइम आता है ना, द टाइम इज नथिंग बट ये वाला ये जो टाइम आता है यहां से रूट आता है वो आता है 1.5 यू साइन थीटा अपान जी का टर्म आता है बेसिकली। ये टाइम है और ये तो जीरो का टाइम है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये 2u साइन थीटा अपान जी वो इधर कहीं होगा। तो ये निकालना बड़ा आसान है यार, इसी का तो रूट निकालना है, इसका रूट निकाल लो माइनस बी अपान टू ए, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो माइनस बी अपान टू ए करके देखो ना, माइनस बी अपान टू ए अभी वो टर्म आ जाएगा क्योंकि ये 3/2 आ रहा है तो 1.5 यहीं से बन गया, और 2a करेंगे तो 1/2 का 2 से हट जाएगा तो 1.5 का टर्म आ ही गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जीरो के बाद डिस्टेंस बढ़ना इंक्रीज करेगा, बढ़ने का जो रेट है मतलब इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस ओरिजिन से बढ़ने का रेट बाद में ज्यादा आएगा ग्राफ अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा इस टाइम पे आएगा, तो सबसे ज्यादा इधर किसी टाइम पे आएगा बढ़ने का रेट, उसके बाद बढ़ने का रेट फिर घटेगा और यहाँ पे आके बढ़ने का रेट जीरो हो जाएगा, मतलब इधर कहीं बढ़ने का रेट जीरो हो जाएगा और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एग्जैक्टली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उसके अलावा इधर हर जगह एक्यूट एंगल चलेगा, ताकि डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज करे, बस बढ़ने का रेट पे फर्क पड़ेगा, शुरू में बढ़ने का रेट कम होगा, बाद में इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा। इसके बाद फिर बढ़ने का रेट देखो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने का रेट फिर इंक्रीज करेगा, बस यही है। अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है, इक्वालिटी कंडीशंस में जिस वक्त ये थीटा इसके बराबर है उस समय हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि डिस्टेंसेस यहां से लेके यहां तक लगातार बढ़ रहा है, हाँ उसमें एक ऐसा पोजीशन है जो कि टाइम में 1.5 यू साइन थीटा अपान जी, उस टाइम पे डिस्टेंस बढ़ने का रेट जस्ट जीरो हुआ है, उसके पहले भी पॉजिटिव रहा है उसके बाद भी पॉजिटिव रहा है। So what will be happen if theta is more than sin inverse 2√2/3? अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो क्या होता, इस केस में पता क्या होता, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन इसके दो रूट बन जाते, एक ऐसा बनता t माइनस t1 और एक बनता t माइनस t2 ऐसा बनता, और t1 t2 दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। रीजन क्लियर है, देखो कैसे कर रहा था, देखो यहां तक क्वेश्चन में कुछ नहीं था बट क्वेश्चन की एनालिसिस थोड़ी सी तगड़ी हो जाती है, बट ठीक है अब क्या है तो है। ओके अब कैसे मैं कहा कि दोनों रूट एग्जिस्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ये है ना, अगर ये डी स्क्वायर माइनस का टर्म आ गया ना, तो अगर x लिखते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ज्यादा, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो जो दोनों रूट आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर बी माइनस बी अपान टू ए, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपान टू ए, बी का टर्म ही है तो पॉजिटिव बन गया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट, देखो माइनस बी ना प्लस आएगा, और ये बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a चल रहा था, ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब मैं क्यों कहा कि दोनों ही रूट एग्जिस्ट करेंगे, भाई बी का टर्म ये है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म है, और ये जो टर्म है वो बी से तो कम है क्योंकि ये बी का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर माइनस का टर्म आ गया, तो ये टर्म तो कम होगा, दैट मीन्स ये टर्म्स इस बी से कम होगा, दैट मीन्स बी में से जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, और जब बी में प्लस करोगे तो भी प्लस बनेगा, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, टाइम नेगेटिव नहीं आने वाला। दैट मीन्स इसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे ना, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे इसका r डॉट भी वर्सेस टाइम का, तो t बराबर 0 पे 0 चलेगा और ग्राफ ऐसे उठ के ऐसे चलेगा, और ये तो ऐसे भी ऑब्वियस है यार, ये रूट ये टर्म्स है ना, तो इन्फिनिटी पे ये टर्म्स क्या बनाएंगे पॉजिटिव जाएगा, और t बराबर 0 एक रूट नहीं है, एक रूट है ये, तो एक रूट इधर नहीं, ठीक है ओके, ये भी दोनों पॉजिटिव आएंगे और ये 0, ये ऐसे चलेगा। ये ग्राफ ये बता रहा है इस टाइम तक r डॉट बी पॉजिटिव है,
देखो ये हमेशा पॉजिटिव इधर, बट इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोजेक्शन ऐसा होता, अब डिपेंड करता है कि ये 2u sin थीटा अपान जी से कम है कि नहीं। लेट्स मैं मान रहा हूं कि ये 2u sin थीटा अपान जी से कम है, मान लो। कभी इसको तो मैंने कम किया नहीं है, लेकिन अगर तुम मान लेते हो कि ऐसा है तो फिर क्या होगा, इस पोजीशन तक, मान लो ये पोजीशन कहीं इधर आता है, इधर आता है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, फिर इस इंटरवल में डिस्टेंस डिक्रीज करेगा और फिर अगले इंटरवल में डिस्टेंस फिर इंक्रीज करेगा। ये इस तरीके से। अगर साइन थीटा इससे ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि शुरू में डिस्टेंस से इंक्रीज करेंगे, बाद में डिस्टेंस को डिक्रीज करना है और उसके बाद फिर इंक्रीज करना है। बट ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये कट जो लग रहा है उसके आगे ये टर्म 2u sin थीटा अपान जी है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके तो ठीक है, ये डिसाइड करना होगा और ये डिपेंड करेगा u की वैल्यू पे बेसिकली। बस ये तो तय था कि जो मुझे बात समझ में आई कि अगर साइन थीटा एग्जैक्टली इसके बराबर है तो क्या होगा कि डिस्टेंसेस हमेशा इंक्रीज करेंगे। अगर साइन थीटा इससे कम भी है तो भी हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ओरिजिन से, और साइन थीटा अगर इससे ज्यादा है तो एक टाइम तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा वो बताएगा। ये जो टर्म्स आ रहा है ये और ये टर्म 2u sin थीटा जी इसके इधर है कि इसके इधर है, ये डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए u पे कंडीशंस लगाएंगे तब समझ में आएगा, हालांकि उसकी नीड नहीं है। ओके अब आते हैं एक, अगेन मैं बात कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है कि टू कार A and B मूविंग ऑन द टू स्ट्रेट ट्रैक inclined an angle 60 degree heading toward the crossing. Initially their position are as shown in the figure. Both cars have the same speed. Minimum separation between them during their motion will be. एक कार ये है और एक कार ये है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कह रहे कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन बताइए कितना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कराया जाता है, दो मेथड है, एक दो के इसके तीन मेथड है। कि पहला मेथड ये है, इसको ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है, और इस पार्टिकल का पोजीशन किसी टाइम पे लिखिए, इसका भी किसी टाइम पे लिखिए, फिर बीच की दूरी निकालिए, आर टी का फंक्शन में आ गया, डी बाई डी टी को जीरो कर दीजिए, उससे आपको वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे इनकी बीच की दूरी मिनिमम होगी, और उस टाइम को वापस उठा के डिस्टेंस फंक्शन में रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। द फर्स्ट मेथड इज। द सेकेंड मेथड इज कि आपको फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि आप फॉर्मूला यूज करो और डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। एंड थर्ड इज किसी एक के फ्रेम पे जाके दूसरे के मोशन को समझना और फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो मैं बार दोबारा एक रिपीट कर दूं कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सीख रहे हैं ना, एक्चुअली जे एडवांस सीख रहे हो, आप ये नहीं सीख रहे हो कि आप शॉर्टकट सीख रहे हो। नो, शॉर्टकट सीख नहीं रहे हो, तो शॉर्टकट नहीं सीखना, हमें बेसिक सीखना है। द कोर बेसिक इज कि किसी एक के फ्रेम पे जाओ, दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करो, ये हमें सीखना है, फिजिक्स सीखनी है, न कि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखने हैं। सिंपल गैप फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। ठीक है, तो कहने के लिए बहुत सारे मेथड है, बट आपको उसका आप एग्जाम में उसका यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अटेम्प्ट करना हो, सीखना हो तो गो टू रिलेटिव मोशन अप्रोच एंड दैट इज बेसिक। चलो अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए मैंने क्या किया, बल्कि एक इजी क्वेश्चन है और इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ये हमारा 40% लेवल पे है क्वेश्चन, 40% के लेवल पे है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि किसी एक के फ्रेम पे गया, चाहे किसी भी एक के फ्रेम पे जाऊं, सपोज कर मैंने इसके फ्रेम पे गया, इसके फ्रेम पे चला गया और इसके फ्रेम से मैं इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। इसके फ्रेम से देखने से इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो। तो ऐसे मैंने रिवर्स करके ऐड कर दिया वेलोसिटी भी। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरी एंगल क्या बनेगी 120, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऐसे है, ये 60, ये 120 बनेगा। अच्छा, चूंकि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, ये वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, अगर दो वेक्टर एग्जैक्टली सेम है तो उसका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाता है, और ये एंगल 120 है तो एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, ये भी कितनी आएगी 60 डिग्री, एकदम बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाता है। ओके, आपको पूछे कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो भी नेट आएगा, द भी नेट इज नथिंग बट
इस v का cos 60, इस v का cos 60, मतलब 2v cos 60 एंड दैट इज v। ओके, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी v के ही बराबर आएगा और ये बन गया 60। मतलब इस लाइन से 60 डिग्री पे चल रहा है। अच्छा, इस लाइन से 60 डिग्री पे जाने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 60 है और ये भी 60 है, तो जब इधर निकलेगा तो ये भी 60 बनना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये 30 किलोमीटर है और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो क्या ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा? यस, तीनों ही 30 होंगे। तो ये जो पार्टिकल है कायदे से इस वाले, जब इसके फ्रेम पे जाएंगे तो ये तो रेस्ट पे आ गया, ये तो रेस्ट पे आ गया, तो इसको लगेगा कि ये पार्टिकल ऐसे भागते हुए आ रहा है, ऐसे भागते हुए आ रहा है और इसके आगे से निकलेगा, उसके आगे से निकलेगा, ऐसा अपेयर हो। अब मुझे मिनिमम दूरी निकालनी है। आपको पता है मिनिमम दूरी कहीं और नहीं, अगर ये यहाँ पे रेस्ट में है और ये अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम दूरी कहलाएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं यहीं का, इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये है यहाँ पे पार्टिकल दैट इज 40 किलोमीटर की दूरी पे, और दूसरा वाला ऐसे है जो कि इस वाले एंगल से 60 डिग्री पे चल रहा है, 60 डिग्री पे, तो कुछ ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज अगेन 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ये जो वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट v, और ये क्वेश्चन दिया गया 30 किलोमीटर, दैट मीन्स ये भी क्या होगा 30 किलोमीटर। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना दिया ना, ये 60 है 60, तो ये भी तो 60 होना चाहिए, बट मुझे पता है क्या दिख रहा है, वो ज्यादा दिख रहा है। हालांकि इशू नहीं है, बट जब मैं समझा रहा हूं तो अच्छा सा डायग्राम बनाओ, क्यों मैं मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाने का आदत है, देखो तो मुझे इक्वलेटरल ट्रायंगल्स बनाने हैं तो कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए। तो और ये पर्सन यहाँ पे है, द पर्सन इज ए, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v के स्पीड से, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज अगेन 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री, और ये अगर 30 किलोमीटर है तो आप कहोगे ये भी कितना होगा, 30 किलोमीटर ही होगा, और ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। अब ये पूरा 40 था तो ये कितना होगा 10 किलोमीटर। कोई पूछे मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी यही है, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, तो यहां से मिनिमम दूरी ये आएगी। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री, एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो अगर ये 10 किलोमीटर है तो 10 का साइन 60 ये बनेगा, दैट मींस व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस, द आर मिनिमम इज नथिंग बट 10 साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 इज √3/2, ये बनेगा 5√3 meters. This is our minimum, and this is your answer, and this is your answers. तो 5√3 is your answer, और ये बेसिक अप्रोच है, ये सीखना था हमें। सेकेंड, मुझसे ये पूछा, एक और क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता था, एंड दैट इज कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, मिनिमम दूरी तक जाने में कितना टाइम लगा। अब मिनिमम दूरी निकालने का भी हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, आप फार्मूला यूज कर सकते हो, बट नहीं, जब भी हम सीखेंगे गो टू बेसिक मेथड। टाइम कैसे निकलेगा, तो इस टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो यहां से यहां तक आने का टाइम कैसा आएगा, इस डिस्टेंस को निकालें प्लस इसको निकालें और स्पीड से डिवाइड कर दें, एंड दैट विल बी आंसर। अगर ये 30 है तो भी क्या बनेगा 30, तो 30 प्लस अगर ये 10 है और ये 60 है तो बनेगा 10 cos 60, दैट इज 10 cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2, एंड होल डिवाइड बाई स्पीड भी है, स्ट्रेट लाइन, तो आएगा 5, दैट इज 35/v। इतने आवर्स में, अगर ये किलोमीटर पर आवर्स में होता तो मैं कहता कि इतने आवर्स में ये मिनिमम डिस्टेंस पर रहा होगा, और वो मिनिमम डिस्टेंस इसके बराबर रहा होगा। तो दिस इज द कोर बेसिक क्वेश्चन फॉर जे एडवांस, 40% के अंदर है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इसको अटेम्प्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या जस्ट वेट करो। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि a cannon fires successfully 2 cells from the same point with the velocity 250 meter per second. The first at the angle 60 degree and second at angle 45 degree to the horizontal. The azimuth being same, neglecting the air drag, find the approximate time interval
between the fringes leading to firing leading to the collision of the cell। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इरडो से कॉपी पेस्ट, ये क्वेश्चन इरडो का क्वेश्चन और कैलकुलेशन है इसके अंदर, क्योंकि ये 45 डिग्री दिख रहा है आपको, तो 1/√2 के टर्म्स आएंगे तो कैलकुलेशन आएंगे, तो डेटा में कैलकुलेशन किया गया है, दैट मीन्स। तो इसको इजियर पार्ट है क्वेश्चन का, बट इसको आप 70% के लेवल पे रख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के पार्ट्स आएंगे तो दैट विल बी टाइम टेकिंग, और जो एडवांस में कैलकुलेशन आता है आजकल तो खूब आ रहा है। चलो अटेंड करता हूँ। अ कैनन फायर फ्रॉम द सक्सेसफुली 2 सेल्स, एक कैनन एक ही जगह से 2 सेल्स को फायर करता है फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड एट फर्स्ट 60 डिग्री, एक को 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया, एक को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे टू द हॉरिजॉन्टल, as with being said, neglecting the air drag, find the approximate time interval between the fringes leading to the collision of the cells. Okay. एंड दूसरे को जब इसको प्रोजेक्ट किया तो दूसरे को आपने 45 पे प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो इसका पाथ, इस पार्टिकल का पाथ ये होगा और इस पार्टिकल का पाथ ये है जो ट्रेस हुआ है। इसका मतलब कि यही जहां पे इसका पाथ आपस में इंटरसेक्ट करेगा, एक्चुअली वही पॉइंट है जहां पे कोलिजन होगा। तो क्वेश्चन में कहा है क्या कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग लीडिंग टू द कोलिजंस। कह रहा है कि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उस t1 टाइम पे मान लो, और इसको प्रोजेक्ट किया t2 टाइम पे, तो t1 माइनस t2 कितना हो, ताकि इन दोनों का पाथ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे दोनों एक साथ पहुंचे, मतलब टक्कर हो जाए। ओके, तो कोई बात नहीं, इतना तो मुझे इस ग्राफ से ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मुझे तो समझ में आ गया कि अगर मैं ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन यूज करूं तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इवन बिना ट्रेजेक्टरी का भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्रेजेक्टरी यूज करूंगा। एक्चुअली में ट्रेजेक्टरी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि किस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट किया, इससे मतलब नहीं है ट्रेजेक्टरी की, कहीं भी ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन में टाइम नहीं होता है। तो आप इस पार्टिकल को 1 लिखा, इस पार्टिकल को 2 लिखा, इस पार्टिकल का पाथ की क्वेश्चन बनेगा y बराबर x tan थीटा 60 डिग्री माइनस g x का स्क्वायर बाई 2 u का स्क्वायर, u की u रहने तो बाद में u प्लेस कर देंगे 250 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब sec स्क्वायर 60 डिग्री ऊपर जाएगा, तो अदरवाइज नीचे रख दो, क्या फर्क पड़ता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये y कोऑर्डिनेट बन गया यहाँ का। अच्छा, इस ट्रेजेक्टरी का भी y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए कोलिजन के टाइम पे, तो फिर इसी को लिख देंगे x कोऑर्डिनेट भी सेम है, भाई दोनों का x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ से जो y आएगा इस ट्रेजेक्टरी से इससे जो आएगा इक्वेट कर दो, तो x tan 45 डिग्री माइनस g x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2u का स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो x के टर्म तो इससे कैंसिल आउट होते नजर आ रहा है, और अब कैंसिल होना ही मुझे बता दिया कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। tan 60 √3 tan 45 1, ये बनेगा √3 माइनस 1 एंड दैट इज, इसको इधर भेज दो, तो g अपॉन 2u का टर्म, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझसे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा मिस्टेक होता है। g अपॉन 2u का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट मुझे बाहर निकालना है, तो ये बनेगा cos 60 दैट इज 1/2, ऊपर जाएगा तो 4 का टर्म बन जाएगा, प्लस माइनस यहां बनेगा g अपॉन 2u का स्क्वायर और 1/√2, 2 का टर्म बन जाएगा, एंड दिस वन इज इंटू x, ये बन गया। तो यहां से आ गया आपका 4 का टर्म, दैट मीन्स gx डिवाइडेड बाई, और 2 से 2 कटेगा, gx डिवाइड बाई u का स्क्वायर, ये बन गया। यहां से जो x कोऑर्डिनेट आया, यहां से सॉल्व करने के बाद जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, द x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट u स्क्वायर बाई g √3 माइनस 1, ये बन गया। ये वो x कोऑर्डिनेट है जहां पे दोनों पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करेंगे। अब मैं इस x कोऑर्डिनेट तक जाने का दोनों का टाइम निकालना, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, ये
एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने का टाइम कैसा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाय 2, ये v नॉट है ना, u है मान, तो ये पहला एंगल का u cos 60 बनेगा, तो u cos 60 डिग्री इंटू t1 लिख लिया, एंड दूसरे का टाइम कैसा आएगा, तो u cos 45 डिग्री इंटू t2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैं यूज कर रहा हूं। तो यहाँ देखो t1 की जो वैल्यू आएगी, एक u के टर्म्स यहाँ से कट कर देंगे और ये आएगा 1/2, तो t1 इज नथिंग बट 1/2, 2 इधर भेजो तो 2/g √3 - 1 ये बनेगा, और जो t2 आएगा दैट इज नथिंग 1/√2, ये बनेगा √2/g इंटू √3 - 1। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला पार्टिकल t1 टाइम बाद पहुंचता है और ये पार्टिकल t2 टाइम बाद पहुंचता है, t2 टाइम बाद पहुंचता है। तो इनिशियल टाइम गैप क्या होना चाहिए, तो अगर यहां पे टाइम सेम हो, यहां पे टाइम अगर सेम है, ओके तो क्या करेंगे, अच्छा यहां पे एक मिस्टेक था, u बचा रह गया ना, यहां वाला u बचा रह गया, तो हमें यहाँ पे कोलिजन करना है, मतलब दोनों का टाइम एक आना चाहिए। इसका मतलब ये देखना, ये जो टाइम आ रहा है ना, ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा टाइम में जा रहा है, ये थोड़ा सा कम टाइम ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम और इस टाइम का जो गैप है, अगर पहले को मैंने t/0 पे फेंका है, तो जब मैं दूसरे को फेंकूं, तो इस टाइम का जो गैप है ना, उतने गैप के बाद अगर मैं उसके यहाँ से फेंकूंगा, तो फिर दोनों एक साथ यहां पहुंचेंगे, तो टक्कर हो जाएगा। व्हाट विल बी द टाइम गैप, द टाइम गैप दिस माइनस दिस, ये बनेगा 2 - √2 अपॉन g इंटू √3 - 1 इंटू u इज नथिंग बट 250, उठा के प्लेस कर दो। जब प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 11 सेकेंड्स, तो वैल्यू प्लेस करना, आंसर इज 11 सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। तो ठीक है, इसके बाद और इसी कैलकुलेशन के वजह से मैंने इसको 70% पर रखा था, अदरवाइज नहीं रखता, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन करने का मन थोड़ा सा नहीं करता है। बट इट नॉट मीन कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सही में आएंगे। ओके अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और हर जगह पढ़ाया जाता है, एडिटरी क्वेश्चन पे बेस होकर हर जगह पढ़ाया जाता है। तो चलो बताता हूं, और इसको हम लोग रखेंगे 40% की कैटेगरी में। ABC is a triangle in vertical plane. Its two base angles BAC and BCA are 45 degree and tan inverse इतना. A particle is projected from the point A so that it passes through the vertex B and C. Find the angle of projection. आपको angle of projection निकालना है। एक इजी पार्ट है, इजी क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसके लिए, अच्छा अगर आप ऑलरेडी कर चुके होगे, मैं जानता हूं कर चुके होगे, अगर कर चुके होगे तो भी अटेम्प्ट करो टेस्ट की तरफ से, 2 मिनट का टाइम जल्दी सॉल्व करो ताकि रिकॉल तो हो जाए कि यस ये ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट के यहाँ पे टक्कर मार रहा है, मुझे निकालना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। ओके तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, ओके तो अब मैंने इसमें क्या किया, एक काम करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x के बराबर आएगा, तो x लिख लिया और इसको y लिख लिया, इस हाइट को y लिख लिया, और ये जो डिस्टेंस होगा कायदे से देखो, ये पूरा रेंज है, ये r - x बनेगा, ये r - x क्योंकि पूरा रेंज है, ये x है। तो अच्छा एक चीज और देखना, ये एंगल 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो दैट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x, x क्योंकि 45 डिग्री है। तो ये पॉइंट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या था, y बराबर x tan थीटा, तो y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 -
एक्स अपान आर, एक फॉर्मूला है y और x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान आर। ओके ओके, तो अब यहाँ पे x ही रहेगा, यहाँ पे y की जगह पे x रख दो तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल जो आपको निकालना है, 1 माइनस एक्स अपान आर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये r माइनस एक्स और इस x में भी मैं चाहूं तो एक रिलेशन निकाल सकता हूं। ये जो tan इनवर्स 1/3 है, अगर ये अल्फा एंगल है तो मैं tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूं दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज x एंड दिस इज r माइनस x, तो x अपॉन r माइनस x, और tan अल्फा यहां से 1/3 आएगा क्योंकि अल्फा इज tan इनवर्स 1/3, देन tan अल्फा इज 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से x अपॉन r का रेशियो मुझे चाहिए, वो यहां से निकल आएगा, इसको इधर भेज दो इसके इधर, तो दैट इज 3x इज इक्वल टू r माइनस x, तो यहां से जाएगा 4x इज इक्वल टू r, देन व्हाट इज द x अपॉन r, द x अपॉन r इज 1/4, उठा के यहां पर रख दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/4, देन दिस इज 4/3, tan थीटा इज 4/3, देन व्हाट विल बी थीटा, दैट इज 53 डिग्री। द आंसर इज बी पार्ट। तो ये एक इजी क्वेश्चन था जिसको मैंने देखा। ठीक है, आपको इजी क्वेश्चन के थ्रू भी प्रैक्टिस करनी है, और अभी जो सेशन है फर्स्ट लेक्चर पर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको इजी क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराऊं। दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी मैं 40% की क्राइटेरिया में ही रखूंगा। A particle is projected with the speed 30 meter per second at angle 22.5 degree with the horizontal from the ground as shown. AB and CD are parallel to the y-axis and B is the highest point of trajectory. ये maximum height वाला point है। Then CD upon EB का रेशियो, इसका रेशियो बताइए। तो बताता हूँ आपको, ये भी क्लास में आपको बताया गया होगा इस पार्ट के विषय में। ऐसे बताया जाता है कि क्वेश्चन है y बराबर, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूं, y में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, दैट इज u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, ये। और x में जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है दैट इज u cos थीटा इंटू t होता है। अगर मैं एक बात करूं कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी फ्री स्पेस है, g 0 है, तो अगर यहां से एक पार्टिकल को शॉर्ट करोगे ना, ऐसे शॉर्ट करोगे तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ही ऐसे भागेगा, लेकिन कायदे से जैसे g आ गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं भागता, थोड़ा सा नीचे गिरता है, स्ट्रेट लाइन भागेगा अगर g नहीं होता तो, लेकिन g की वजह से इस लाइन से ड्रॉप करता है। एक्चुअली g की वजह से इस लाइन से ड्रॉप करके वो यहां पर आ गया, इस पोजीशन पे वो यहां पे आ गया, इस पोजीशन पे वो यहां से ड्रॉप करके यहां पे आ गया, इस पोजीशन पे वो यहां से ड्रॉप करके यहां पे आ गया। ये ड्रॉप्स हैं जो हुए हैं, ये ड्रॉप्स हैं बेसिकली। एक्चुअली मैंने ये y कोऑर्डिनेट के ड्रॉप है नीचे की ओर, तो अगर g नहीं होता तो फिर ये y में ही जाता, तो y में ये दूरी ना, ये दिस डिस्टेंस इज u sin थीटा इनटू t, ये बनता। लेकिन ये टर्म्स ड्रॉप बताता है कितना टर्म्स नीचे आ गया। इसका मतलब कि ये जो टर्म्स है ना, हाफ जेटे स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ये जो ड्रॉप है एक्चुअल में वही ये है, ये ड्रॉप्स है, वही ये ड्रॉप है। तो t टाइम में यहां से यहां ड्रॉप किया और t टाइम में यहां से यहां ड्रॉप किया, वो अलग बात है, ये t अलग अलग है। तो t कैसे आएगा, जैसे इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उतने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक ड्रॉप किया, और इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उतने टाइम में ये यहां से यहां तक ड्रॉप किया। तो AB किसके बराबर होगा, तो AB इज नथिंग बट हाफ जेटे स्क्वायर, तो हाफ g इंटू टी, और t क्या है, यहां से यहां तक जाने का टाइम, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, दैट इज u sin थीटा अपॉन g। उसी तरीके से अगर मैं CD की बात करूं, दैट इज हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, यहां से यहां तक जाने का टाइम मैं वो यहां से यहां तक ड्रॉप किया, तो ये टाइम क्या है, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है, यस।
दैट इज 2u sin थीटा अपान g का होल स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछे कि CD अपान AB की वैल्यू बताइए, CD अपान AB, तो आपको इस इक्वेशन में इसको डिवाइड करना है, दैट विल बी 4। इट्स आंसर इज डी पार्ट। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लियर होते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 70% के लिस्ट में रखेंगे, 70% के लिस्ट में रखेंगे जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। There are 3 parts के ABC situated at a vertex of equilateral triangles, all moving with the constant speed such that A is always moved toward B, B is always moved toward C, and C is always moved toward A. Initial separation between each of the particle is A. आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को स्टडी किया होगा, देखा होगा। O is the centroid of the triangles. O इस centroid है ट्रायंगल का। Distance covered by the particles A when it is complete one revolution around O. मतलब ये जो है इस O के चारों तरफ एक चक्कर घूमने में, मतलब अगर यहाँ पे इसका लोकेशन है तो इसका मोशन ऐसे होकर जब यहाँ पे आ जाए, दिस इज द वन कंप्लीट राउंड, क्योंकि एक ऐसे ऑर्डिनरी लाइन ड्रॉ कर लो तो टोटल इसके अबाउट 360 डिग्री मोशन कर दिया। वन कंप्लीट राउंड में ए ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब आपको इस छोटे छोटे पाथ को ऐड करके वैल्यू बतानी, वो वैल्यू कितनी है। ओके, तो ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखे हैं। एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, रडो का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका हर मॉड्यूल में दिया गया होता है, जिसे पूछता है कितने टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब इस ओरिजिन से टकरा जाएंगे कितने टाइम। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, इसके लेवल को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि इस पार्टिकल का किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछ देते हैं कि एक्सेलरेशन बताइए। थर्ड क्वेश्चन, इसके लेवल को और बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कहा जाता है कि जिस कर्वेचर पाथ पे घूम रहा है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट में लेके जाना चाहोगे तो इस अजीब से पाथ का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ देगा कि जिस ट्रेजेक्टरी पे घूम रहा है उसका इक्वेशन क्या हो। ओके, बट ठीक है, हम लोग इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे और शुरुआत के 1-2 क्वेश्चंस अपने पास से ऐड करके कराऊंगा। चलिए, तो एक तो बेसिक यही है कि आपको इसके पाथ को ट्रेस करने हैं। चलिए, ये इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, हालांकि ये आपको बताया गया है ऑलरेडी ये बताया जा चुका है, बट मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस पाथ को ट्रेस कर रहा है। तो हर छोटे छोटे dt इंटरवल की कल्पना करेंगे, ये जो पार्टिकल ये है dt टाइम में यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करेगा, पार्टिकल b dt टाइम में यहां से यहां एकदम सेम दूरी तय करेगा, पार्टिकल c dt टाइम में यहां से यहां तक आएगा। ये पार्टिकल a का नया पोजीशन, ये पार्टिकल b का नया पोजीशन, ये पार्टिकल c का नया पोजीशन। तो कुछ टाइम में क्या होगा कि ये dt टाइम बाद क्या होगा कि ये इसके तरफ ओरिएंट करेगा, ऐसे इसके तरफ ओरिएंट हो जाएगा, ये इसके तरफ ओरिएंट हो जाएगा इस तरीके से, और ये इसके तरफ ओरिएंट हो जाएगा ऐसे। अगले dt टाइम में क्या होगा, अगले dt टाइम में ये इस डायरेक्शन में तय किया। अच्छा, एक चीज देखना, यहाँ पे बहुत बड़ा तगड़ा पॉइंट आ रहा है। 0 से dt इंटरवल के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन है ऐसे, और अगले dt इंटरवल में वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ऐसे, समझ रहे हो ना व्हाट आई एम सेइंग। तो जो कर्व वाला पाथ है वो हर dt इंटरवल तक स्ट्रेट लाइन माना जाता है, अगले dt इंटरवल में एंगल तय कर लेता है, क्योंकि dt इंटरवल बहुत कम है। तो अगर बगल में एंगल घूमना शुरू कर देगा तो एक कर्व बन जाता है। तो इसमें जो की पॉइंट, इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट नहीं है, अच्छे क्वेश्चन का एक की पॉइंट है कि शुरुआत के dt इंटरवल में हर dt इंटरवल में आप स्ट्रेट लाइन मानेंगे, और अगले dt इंटरवल में एंगल पे घूम जाएगा, ये इसका की पॉइंट है फॉर
गुड क्वेश्चन मैं अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो अगले dt इंटरवल में जितना दूरी इधर तय किया उतनी दूरी मैं यहां दिखाऊंगा, स्पीड सेम है तो ये उतना ही दूरी यहां दिखाऊंगा, उतनी दूरी इसको यहां दिखाऊंगा। लेकिन एक और चीज, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम है तो मैं कहूंगा ये ट्रायंगल अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे। अच्छा, जिस वक्त पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे, तो फिर हेडिंग बदल जाएगी। इसकी हेडिंग इसकी तरफ होगी, इसकी हेडिंग इसकी तरफ होगी और इसकी हेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी, बट अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रहेगा ना। अगले dt इंटरवल में देखो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो इसकी हेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी, इसकी हेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी और इसकी हेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी ना। अगले dt इंटरवल में ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हेडिंग चेंज होने लगेगी, हेडिंग उसकी चेंज होगी और हर वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगले dt इंटरवल में यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हेडिंग चेंज होगी। अगले dt इंटरवल में यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, हेडिंग ऐसे हो जाएगा। ये कहां नहीं सेंट्राइड पे, मतलब क्या देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो पूरा इस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। तो अब अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट का पाथ ट्रेस करना है तो इस सारे डॉट को आपस में मिला दूंगा, आपस में ऐसे मिला, सारे डॉट को आपस में मिलाया ऐसे मिलाया और यहां पे मिल गया, ये वाला पाथ एक है। अगर मुझे सी का पाथ ट्रेस करना है तो इन सारे डॉट को आपस में मिला दिया तो ये ऐसे मिला। वैसे ही इनके डॉट को अगर आपस में मिला दूं तो ये ऐसे, तो ये इस पाथ के थ्रू सिमेट्रिकल पाथ है, उसके थ्रू वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले। हर वक्त एक इस पोजीशन पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, हर वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है। ओके, अब हम आते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ये जो ट्रायंगल बनना है वो ट्रायंगल रोटेट कर रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का एंगुलर वेलोसिटी बताइए, हम इसको भी निकाल सकते हैं आराम से। मतलब इनकी वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन कर दो और एक दूसरी तरफ हेडिंग कर रही हो, हम तभी भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन अपने पास से कराएंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसी टाइम टी पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो किसी टाइम टी पे मान लो ये ट्रायंगल इस तरीके से बना, किसी टाइम पे ट्रायंगल सपोज करो ऐसा है, ये पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है और दिस वन इज द पॉइंट सी। ओके, इसकी हेडिंग इसकी तरफ है, ये सेंट्राइड है जो कि कभी चेंज नहीं होगा और ये आर है। ओके, अब सुनना, अगर इसकी वेलोसिटी u है और ये एंगल पूरा 60 था तो एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंड दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा इज नथिंग बट u sin 30 डिग्री, u का साइन कंपोनेंट अपॉन r, ये बन गया, दैट इज ओमेगा। आप देख रहे हो कि अच्छा ओमेगा की वैल्यू चेंज करेगी बिकॉज ऑफ r, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। तो मैं पूछूं ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट u अपॉन ट्वाइस ऑफ r। अब r का फंक्शन निकालना बाकी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। r निकालने के लिए मैं इसके अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यूज किया, व्हाट विल बी dr by dt। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे लिखिए, dr by dt इज, तो dr by dt इज नथिंग बट u cos 30, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसकी तरफ आएगा, दैट इज माइनस u cos 30 डिग्री, क्योंकि r घट रहा है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस u √3 अपॉन 2, क्योंकि u कांस्टेंट तो रहने दो, इसको इधर भेज दो, so that dr is nothing but minus u √3 upon 2 into dt। now integration, t की वैल्यू 0 पे, t बराबर 0 पे r की वैल्यू कितनी है, ये है पार्टिकल यहां पे था, r की वैल्यू ये है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये किससे आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री। अगर ये r है तो r का cos 30 डिग्री, इट इज नथिंग बट a by 2,
अगर ये r है तो r का cos 30 is a/2, यहाँ से आएगा r√3/2 is a, then r is nothing but initial r 1 लिख लो, that is a/√3। तो t बराबर 0 पे ये कितना है, a/√3 है, एंड t बराबर t पे ये r के बराबर होगा। तो जब इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसी को 0 करते तो टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में टकराएगा। तो यहां से आएगा r माइनस a√3 इज इक्वल टू माइनस u√3/2 इंटू टी। यहां से r की वैल्यू हो जाएगी a√3 माइनस u√3/2 इंटू टी, ये बन जाएगा। ओके, अब इस r को उठा के मैं यहां पर रख दिया, देन ओमेगा इज नथिंग बट u/ट्वाइस ऑफ r, और r की जगह पे इसको रखोगे, दैट इज a√3 माइनस u√3/2 इंटू टी, लिख दिया, एंड ओमेगा इज नथिंग बट d θ/dt, तो d θ/dt ओमेगा बनेगा। अब इस dt को मैं इधर भेज दो इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये बनेगा d θ इज इक्वल टू u/2 a, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ये बनेगा a√2√3a माइनस 2 का टर्म हटेगा, दैट इज u√3 इंटू टी, ये बनेगा, और इस dt को इधर भेज दो। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन। अच्छा, जब t की वैल्यू 0 थी तो एंगल ऑफ रोटेशन 0 है। ये 0 मैं कहां से बोल रहा हूं, देखो इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इसको x एक्सिस बोल दो। तो किसी टाइम t पे जब ये पार्टिकल यहां पाएगा, ये वाला पोजीशन यहां पे, तो उस वक्त ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, बेसिकली ये एंगल थीटा है, जिसको मैं d∅dt लिख रहा हूं। तो t बराबर 0 पे ये थीटा क्या होगा, 0 0 0 लिख दिया, और t टाइम पे ये थीटा कितना होना चाहिए, पाई, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट, तो मैं वैसे थीटा लिख देता हूं, और बाद में आपको क्या करना है, थीटा पे पाई रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट कुछ चीजें अभी हमें बात करनी बाकी है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, यहां से बनेगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो डेटा आएगा वो आएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, बट एक और कैलकुलेशन बताऊंगा जो आपको बहुत ही इजी पार्ट लगेगा, इजी पार्ट लगेगा, वो देखो। लिंक कर सकते हो, दिस इज द मेथड 1, हालांकि जो दिमाग में आ जाए पहले वही मेथड 1 है। ओके, ठीक है, तो यहां से आएगा थीटा, इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये बनेगा u का टर्म ऐसे आएगा कांस्टेंट बार, और u/√3 का टर्म से डिवाइड होगा माइनस u√3, और ये बनेगा ln 2√3a माइनस u√3 इंटू टी, ये बनेगा, और लिमिट जब 0 से थीटा 0 से t रखेंगे, 0 से t रखेंगे तो यही बनेगा, और जब 0 प्लेस करोगे तो 2√3a ये नीचे आ जाएगा, ये इतना आ गया। तो जो उसने थीटा के बाद ये टाइम इससे निकलेगा सॉल्व होके, ये u कटेगा, तो इसका टर्म्स में आ जाएगा 2√3a माइनस u√3t, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आएगा लॉग लेंगे तो बनेगा कितना, ये बन गया 2√3a e टू द पावर माइनस √3 थीटा, √3 थीटा आ गया, इतना बन गया। तो हमसे पूछा गया था कितना डिस्टेंस तय करेगा एक रिवोल्यूशन में। मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं, यहां से जो टाइम आएगा वो आपका आएगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो 2√3 के टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो अच्छी बात है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से जो टाइम का टर्म्स आया तो इसको इधर भेज दो, तो 2a 1 माइनस e का पावर माइनस √3 थीटा डिवाइडेड बाई ये u का टर्म डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द टाइम, इतना टाइम लगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो कोई पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट ये टाइम है 2a/u इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस √3 थीटा इंटू स्पीड मल्टीप्लाई कर दे u से, u मल्टीप्लाई कर दो u से, तो इससे t टाइम में वो जो छोटा छोटा पाथ ट्रेस कर रहा है
उससे डिस्टेंस आएगा 2a 1 माइनस ई का पावर माइनस रूट 3 थीटा। ये और एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो थीटा के पे 2 पाई रख देंगे, थीटा जगह पे 2 पाई रखेंगे, तो आंसर होगा 2a इंटू 2a। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। ओके, तो इसमें मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। देखो क्या, ये a बाई रूट 3 है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे r यहाँ पे रखोगे ना इंटीग्रेट, तो r माइनस a बाई रूट 3 बनेगा। ये बाई रूट 3 का टर्म बनेगा, ये बाई रूट 3 का टर्म बनेगा, a बाई रूट 3 आएगा। तो फिर ये जो r की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी थी डी थीटा बाई डी टी में, तो ये a बाई रूट 3 का टर्म सबके सब यही बनेगा, बट a बाई रूट 3 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये a बाई रूट 3 आ गया, तो यहाँ पे जो आएगा जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो a बाई रूट 3 में जा रहा है बेसिकली। मतलब कायदे से एक इज रिप्लेस बाई, फाइनल आंसर में a इज रिप्लेस बाई a बाई रूट 3, कायदे से ये है। तो मतलब यहां से तुम एक रूट 3 को यहां से हटाओगे, तुम मैं इसको कैलकुलेशन को लिख ही दे रहा हूँ, इसके यहाँ हटा के यहाँ पे a बाई रूट 3 करोगे, इसके बाद बाकी टर्म से सही रहेगा। ये टर्म्स ये हटा के रूट 3 यहाँ बन जाएगा, यहाँ से हटा के a रूट 3 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो टर्म आएगा, ये रूट 3 का टर्म यहाँ पे ना होके ये सारे के सारे मिस्टेक्स यहीं पे हो गए, इसको मैं लिख दे रहा हूं। तो ये टर्म जो आएगा दैट इज 2a बाई रूट 3 माइनस u रूट 3t, और इधर से आएगा a 2a बाई रूट 3 2a बाई रूट 3 और e टू द पावर माइनस रूट 3 थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहां से मैंने क्या किया कि इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो यहां से u रूट 3 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a बाई रूट 3 एंड 1 माइनस ई का पावर माइनस रूट 3 थीटा, ये बन जाएगा। अब ये रूट 3 यहाँ भेज दो, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आती है दैट इज 2a अपॉन 3 इंटू यू ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 थीटा, ये बनेगा। अब इस t को उठा के आपको यहाँ पर रखना होगा, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए इसी को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू जो होगी वो डिस्टेंस की कन्वर्ट हो जाएगी, द डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू 2a अपॉन 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस रूट 3 थीटा। अब थीटा के पिका रखना 2 पाई, तो आंसर हो जाएगा 2a बाई 3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस रूट 3 इंटू 2 पाई, एंड दिस इज आंसर। तो इसको एक बार चेक कर लो, आंसर्स के अंदर 2a बाई 3 का टर्म चलेगा और 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 रूट 3 पाई, आंसर इज ये पार्ट, ठीक है। इसमें एक कैलकुलेशन देखो, इस कैलकुलेशन नहीं, ये टर्म्स ना सेम दिखा रहा है बेसिकली, तो ये टर्म्स एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना प्लस का मार्क कर लेना, सॉरी ये नहीं, ये 1 सेकेंड बैक आ जाओ, एंड दिस इज आंसर 2a बाई 3 दिस वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट मैंने आपको बताया था कि इसको एक सेकेंड अप्रोच भी पहले कर लेता हूँ, फिर देखना वो आपको इजियर लगेगा। मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखना बैक पेज पे आता है। इसके लिए ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक बार मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और इसको सॉल्व करने के लिए एक इजियर अप्रोच है, या उसको रहने दो। देखो मेथड 2 में क्या किया मैंने, ये देखो ये लिखा है डी थीटा बाई डी टी इज यू अपॉन 2r, इसके रहने दो। तो डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट यू अपॉन 2r, ये बन गया। ओके, अब मैं जानना चाहता हूँ डी आर बाई डी टी कितना आएगा। अच्छा, ये जो डी आर बाई डी टी आएगा, इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो u का cos 30 बनेगा, u cos 30, आई थिंक आप समझ रहे होगे। डी आर बाई डी टी u का cos 30 इधर आएगा, तो डी आर बाई डी टी माइनस u cos 30 दैट इज रूट 3 अपॉन 2। मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया, तो यहां से आएगा डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू u से u कटेगा, ये 2 का टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस, और 2 का टर्म ऊपर जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, और डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू यू से यू कटा 1/2 कटा, और ये बनेगा, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 अपॉन r रूट 3 बनेगा। आई
क्योंकि आर नीचे है। ओके, अब मैंने क्या किया कि इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ये बन गया √3 माइनस साइन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस dr अपान आर। नाउ इंटीग्रेशन, जैसे थीटा की वैल्यू जब 0 है, वो 0 एंगल तय किया था उस समय, ये जो r था, लेट्स 20 की दूरी कितनी आई थी दिखाता हूँ। जो इनिशियल r जो था वो ये दूरी थी, इनिशियल r ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, इनिशियल r हमने निकाला था ये है, दैट इज a/√3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया थीटा बराबर 0 पे r जो है a/√3 है, और थीटा पे r की वैल्यू r हो गई। इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इससे आएगा ln r बनेगा, लिमिट रखोगे तो बनेगा r इज इक्वल टू a/√3 e टू द पावर -√3 इंटू थीटा बन गई, ये बन गई। इससे तो मैंने r कैलकुलेट कर लिया, r थीटा के टर्म्स में आ गया। अब देखो, अगर मुझे ये पता कर लूं कि 2 पाई एंगल तय करते टाइम पे r कितना है, तो मैं इसमें अगर मैं थीटा के पे 2 पाई प्लेस करूं तो r की जो वैल्यू आएगी दैट इज लेट्स r1 नहीं, इसको r2 मान लो। r2 इज a/√3 e टू द पावर -2√3 पाई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। थीटा एंगल तय करना था r1, और r1 के लिए जो मैंने जो r का r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था वो देखो कितना था, r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैंने निकाल रखा है, देखो a/√3 माइनस u√3t। इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ, देखना a/√3 माइनस u√3/2, याद रखना है a/√3 माइनस u√3/2 था, इस r2 पे इस इंटू टी था, इंटू टी। तो मैं कहा कि इस r2 की जगह पे मैंने ये रख दिया, तो वो टाइम मुझे मिल जाएगा जिस टाइम पे उसने इतना एंगल तय किया, तो दैट इज a/√3 इंटू e टू द पावर -2√3/2। अच्छा, इसके विषय हम थोड़ा सा बाद में एक एनालिसिस करेंगे, बट इसके साथ अच्छा यहाँ से मैं टी निकाल लूंगा, यहाँ से जो टी की वैल्यू आने वाली है ना, वो बाकी को मैं इधर भेज दूँ, तो यहाँ से a/√3 कॉमन निकलेगा, e/√3 कॉमन निकलेगा, इसको इधर भेजा, ये बनेगा 1 माइनस e टू द पावर -2√3/2 पाई, और ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे u√3/2, देन व्हाट इज द टाइम, √3 इधर जाएगा, ये बनेगा 2a/3 ब्रैकेट में 1 माइनस e का पावर -2√3/2 पाई। ये टाइम मिल गया, इस टाइम को मिलते ही आपको डिस्टेंस टेबल मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा कम इंट्रोगेशन था इसके अंदर, तो इजियर पार्ट मिल गया। लेकिन अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ निकाला डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। ओके, अब मैं अपने पार्ट पे आता हूँ, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कितना है उसका, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका। तो एक चीज ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जरा देखना, तो ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त r 0 अप्रोच करेगा, थीटा कितना अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट। अगर ये थीटा इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तब जाके वैल्यू 0 होगी, तो r 0 अप्रोच करने वाला है। मतलब ये इक्वेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन r अप्रोचेज 0, थीटा अप्रोचेज इनफिनिटी। इसका मतलब ये हो गया, और कंफर्म है कि पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, और वो जो टाइम होता है कि कितने टाइम बाद पार्टिकल मिलते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, इसी r पे 0 प्लेस करते हो, 0, तो यहाँ से टाइम आ जाता है, दैट इज 2a/3, 2a, मतलब इसको 0 करोगे तो टाइम आ जाएगा। ओके, इसके में मोशन पता है कैसा होगा, ये इनफाइनाइट कैसे आ गया। एक्चुअली में ऐसा आया होगा कि ये ट्रायंगल इस तरीके से था, पार्टिकल का ऐसे था, ऐसे घूमते हुए ये सेंट्राइड है, इसके चारों तरफ वो ऐसे घूमते हुए जब एकदम पास पहुंचा हुआ सेंट्राइड के ना, तो ओमेगा इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, और इन्फिनिटी इसलिए अप्रोच किया, ओमेगा इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, और ओमेगा इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। यहां से आप समझ सकते हो ओमेगा इज r अप्रोचिंग 0, u फाइनाइट वैल्यू है, पूरी वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगी, तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगी। तो होगा ये इसमें कि बहुत ही कम टाइम के अंदर इस सेंटर के चारों तरफ वो जो थीटा घूमेगा ना, वो ओमेगा इंटू टाइम, फाइनाइट टाइम, ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ये फाइनाइट है, तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ
अप्रोच कर जाएगी, इसीलिए इनफाइनाइट अप्रोच किया है। ओके, अब हमारी बात आई थी एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ करना क्या होगा आपको कि वेलोसिटी का चेंज निकालना है, उसको dt से डिवाइड करना है, और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल लेंगे, नेट स्पीड का स्क्वायर अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आया था नॉर्मल से वही आपको प्लेस करना होगा। तो ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एक अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये कह रहा है द balloon is tied to the block, the mass of block is 2 kg, the tension of the string between the balloon and the block is 30 Newton. Due to the wind, the string has angle theta related to the vertical direction. Cos theta is 4/5, sin theta is itna. Assuming the acceleration due to gravity is itna. Also assume the block is small to the force on the block from the wind can be ignored. Then x component and y component of the acceleration of the block is, देखिए ओके तो इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि एज्यूमिंग, अच्छा इसमें मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर बताऊं तो 40% के लेवल पर हम इसको रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक बार रिपीट कर दूं कि ये बताने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्सेलरेशन आपने नहीं बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी इस फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं देना चाहता हूँ, तो सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर जाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन इज 40% लेवल पे है। इसमें एक लाइन लिखा है कि द ब्लॉक इज स्मॉल सो दैट द फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द विंड कैन बी इग्नोर्ड। अगर मैं इस ब्लॉक की वीडियो बनाऊं तो टेंशन टी मैं ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज द टेंशन टी एंड 30 डिग्री 30 न्यूटन का टेंशन है। अच्छा इसमें ये जो थीटा दिया गया है द cos थीटा इज 4/5, अगर cos थीटा 4/5 है दैट मीन्स थीटा इज नथिंग बट 37 डिग्री। क्योंकि इस ब्लॉक का साइज बहुत कम है तो एयर का ड्रैग नहीं लगेगा, एयर की वायंसी नहीं लगेगी, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। तो अगर वायंसी आएगी तो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू दिस टेंशन 30 न्यूटन। विंड का फोर्स आएगा भी तो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू दिस 30 न्यूटन। तो इस ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे तो 30 न्यूटन ऐसे दिखाएंगे, 20 न्यूटन नीचे दिखाएंगे 2g। अब इस ब्लॉक की एबीडी बन गए। अब इस ब्लॉक पे फोर्स इक्वेशन लिखेंगे x के डायरेक्शन में, तो x में फोर्स कौन सा आएगा, इसी t का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है, ये 37 डिग्री है, दैट विल बी 53 डिग्री। तो t cos 53 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। t कितना है इस ब्लॉक का 30 न्यूटन, तो 30 इंटू cos 53 दैट इज 3/5। तो 2ax, तो इससे ax की वैल्यू क्या आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ax बन गया। तो मुरली अगर y डायरेक्शन निकालना है तो y में फोर्स क्वेश्चन क्या बनेगा, t का sin 53, तो t 30 sin 53 4/5 t sin 53 minus 20 is equal to mass into acceleration in y direction। ये आएगा 24 minus 20 that is 4 is equals to 2 into a of y। तो a of y will be equal to 2 meter per second square। इसका आंसर है 9 and 2। तो x में आंसर 9 होगा और y में 2 होगा, तो इट्स a पार्ट इज करेक्ट। तो आपने देखा कि एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, और मैंने इसकी एबीडी बनाई और एक्सप्रेशंस निकाले। देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि अ मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ही वॉक विद स्पीड v1 and half of the remaining distance with the speed v2, then half of the remaining distance with the speed v1 and rest is v2 complete the circle average speed of the man during the entire motion। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। इसको आप 30% के कैटेगरी में मैं रखूंगा जे एडवांस के। ओके तो मैंने क्या किया, अ मैन वॉक ऑन द सर्कल, एक सर्कल है रेडियस r का, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वॉक विथ स्पीड v2, फर्स्ट हाफ मतलब ये जो डिस्टेंस है उसको v2 से कवर किया। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये पूरा दूरी भी x ही होगी। फर्स्ट हाफ विद द वॉक विद द स्पीड v1
एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, इस पूरे रिमेनिंग का जो आधा डिस्टेंस x/2 है उसको कवर किया विथ स्पीड v2, ओके, एंड देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम विथ स्पीड v1। सबसे में क्वेश्चन जो है ईडो से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो रिमेनिंग टाइम, इसमें जो टाइम लगने वाला है ये टाइम लगेगा लेट्स t0। तो t0 का जो हाफ टाइम है t0/2 टाइम वो कवर किया विथ स्पीड हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v1 से चला, एंड एक बार फिर रिपीट करें, द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इज वॉक विथ स्पीड v1, ये v1 है, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2, हाफ ऑफ रिमेनिंग, पूरे हाफ का, पूरे रिमेनिंग का आधा डिस्टेंस v2 से तय किया, एंड देन हाफ ऑफ रिमेनिंग टाइम, इसमें अगर t0 लगा तो इसका आधा टाइम वो v1 से तय किया, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम और आधा t0/2 टाइम वो किससे तय कर रहा है, v2 से तय कर रहा है, v2 कंप्लीट द सर्कल। एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम बेसिक मेथड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी x होगा, टोटल डिस्टेंस इज 2x अपॉन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। चलो अच्छा, यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v1, प्लस यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या होगा, तो x/2 अपॉन v2। अब ये टाइम t0 निकालना पड़ेगा। t0 निकालने के लिए मैंने क्या किया कि t0/2 टाइम v1 से, तो v1 इंटू t0/2, और ये t0/2 टाइम v2 से, तो t0/2 इंटू v2, क्या दोनों का सम करने के बाद ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला, यस, दैट इज x/2। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, यहां से जो t0 की वैल्यू आने वाली है दैट इज 2 से 2 कट जाएगा, और t0 कॉमन, तो v1 प्लस v2, तो t0 इज नथिंग बट x अपॉन v1 प्लस v2, x अपॉन v1 प्लस v2। तो ये जो टाइम है उसको मैं यहां रख दिया x अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2 v2 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। बस इसको सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, बताता हूं, ये आएगा, ओके। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, जो कि आपको दिखाया जा रहा है 4v1 v2, द आंसर इज बी पार्ट, ओके। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बट एक इजी क्वेश्चन है, ओके। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप अगेन 30% की कैटेगरी पर रखेंगे, बट इसको आप अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद जब आप देखिएगा इसका जो आंसर आएगा, आंसर आना चाहिए आपका ए बी एंड डी, इट्स आंसर इज, अटेम्प्ट करने के बाद ही इसको देखना है ए बी डी, ओके। इसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ऑब्जर्व दैट, एक बार फिर रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, रेन और अम्ब्रेला का, ठीक है, और ये क्वेश्चन हर क्लास में कराया जाता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये करना ही करना है। A man is standing on the road and observe that rain is falling at angle 45 degree at 45 degree with the vertical. The man start running on the road with the constant acceleration 0.5 meter per second square. ओके, तो देखो आप क्वेश्चन रीड कर लो, इसमें करना है, रीड करके सॉल्व करना है। अब इसकी मैं कैटेगरी बता दूं, ये अगेन 50% लेवल पे है ये क्वेश्चन। A man is standing on the road and observe that rain is falling at angle 45 with vertical. The man start running on the road with constant acceleration 0.5 meter per second square. After certain time from the start of the motion, it is appeared to him that rain is still falling at angle 45 with vertical. With speed 2√2 meter per second. Motion of the man in the same vertical plane. Then comment on correct option. तो देखो, अच्छा
आज इस सीरीज में ना हो सकता है कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए, कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस भी आए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलो कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो बारिश वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे आ रही थी एंड दिस इज द 45 डिग्री। तो जब पर्सन रेस्ट में था, तो उसको लग रहा 45 डिग्री से आ रही है। सपोज वो पर्सन इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया, तो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो जब ये पर्सन इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स होकर ऐसी मिलेगी। जब रिवर्स होकर ऐसी मिलेगी तो जो इस वेक्टर का रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो एंगल बढ़ जाएगा ना, एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर बारिश ऐसे आ रही है और पर्सन अगर ऐसे मूव किया तो फिर दोबारा 45 डिग्री नहीं आने वाला है, दोबारा 45 डिग्री नहीं आने वाला, एंगल दोबारा 45 से बढ़ जाए, क्योंकि ये वेलोसिटी रिवर्स होकर इस पे ऐड होगी तो रिजल्टेंट को अपनी तरफ बेंड करेगी, रिजल्ट को अपनी तरफ बेंड करेगी तो एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्सन को इधर नहीं चलना पड़ेगा, इस पर्सन को लेट्स एज्यूम करो इधर मोशन कर रहा है, तो जब इधर मोशन करेगा तो हो सकता है कैसे ये वेक्टर ऐसे होकर रिवर्स होकर ऐसे आए। जब वेक्टर ऐसे रिवर्स होकर आए तो ये जो वेक्टर है उस वेक्टर की तरफ बेंड होगा, रिजल्टेंट बेंड होगा उसकी तरफ। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए टाइम बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ क्वाइट पॉसिबल है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, और बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट इधर से अगर 45 है तो अगेन 45 अटेंड कर लो। मतलब एक पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी कब आएगी जब पर्सन ऐसे मूव करे, न कि ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि अगर रेन 45 डिग्री पे आ रहा है और पर्सन अगर ऐसे चल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसको 45 डिग्री दिखेगी, बट वो दूसरे साइड से दिखेगी। तो चलो मान लिया कि रेन की वेलोसिटी सपोज करो इसके दो कंपोनेंट्स कर लो, एक्चुअल वेलोसिटी भी है ना, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी भी है मान लो, इसके दो कंपोनेंट्स कर दो, एक कंपोनेंट से बनेगा और एक कंपोनेंट से बनेगा। ये कंपोनेंट Vx है और ये कंपोनेंट Vy है, और एक और बात, जब भी आपको ये कराया जाता है ना ऐसा क्वेश्चंस, हमेशा एक बात बताया जाता है कि रेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम करो, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम करो, तो उससे फायदा आपको ये होगा कि पर्सन एक्सेलरेट करेगा या जो भी करे वो वेलोसिटी रिलेटिवली चेंज होगी, बट एक्चुअल में चेंज ग्राउंड फ्रेम में चेंज नहीं होगी, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। तो मैंने मान लिया कि सपोज रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन की Vx है और इस डायरेक्शन की V है, तो रेन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है और चूंकि एंगल 45 डिग्री है तो रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी दैट इज Vx स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर होगी। और इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट अपॉन दिस, तो दिस लेंथ Vx के बराबर है, तो Vx अपॉन Vy, और tan 45 चूंकि 1 है तो यहां से Vx और क्या आ जाएगा Vy। क्वेश्चन नंबर 1, ये t बराबर 0 का इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब सपोज करिए इधर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन 0.5 का है, तो t टाइम में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा v बराबर u प्लस 80। तो अब क्या करेंगे, इसी में v बराबर u प्लस 80 लगाएंगे तो 0.5 इंटू टी ये वेलोसिटी बन गई। अब इसके फ्रेम से इसको देखिए, जब इसके फ्रेम से इसको देखेंगे तो ये वेलोसिटी को रिवर्स करके देंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वेक्टर Vy तो ऐसे ही रहेगा, Vy तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब Vx ऐसे दिख रहा है वो तो कभी चेंज होगा नहीं, और ये वेलोसिटी रिवर्स होकर ऐड करेगा, ऐसे ऐड करेगा, तो दैट इज 0.5 इंटू टी, ये बन गया। अच्छा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि इस टाइम पे ये जो बारिश है वो इधर से 45 नहीं बना रही है, इधर से 45 बना रही है। अगर इधर से 45 बना रही है तो फिर ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा होगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो 0.5 टी माइनस Vx एंड डिवाइडेड बाई Vy, और ये एंगल रिलेटिवली अगेन क्या नजर आ रहा है 45 डिग्री। तो अगर इस पर्सन को ये एंगल अगेन 45 नजर आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, ये और ये बराबर हो, ये tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, मैं अगेन क्या लिखूंगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज दिस वन 0.5 टी माइनस Vx and divide by again Vy, this tan 45 is this upon this, 45 is 1, so
तो यहां से आपको मिल गया 0.5t माइनस वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। अब इस इंफॉर्मेशन है कि कितने टाइम बाद ऐसा लगा, किसी टी टाइम पे ऐसा लगा। ओके, appear to him that train is falling at angle 45 with vertical with speed 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मतलब ये हो गया कि इस पर्सन को लग रहा है कि इस वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 2√2 है, 2√2 है। अच्छा 2√2 है, और आपने प्रूफ भी किया कि ये देखो ये और ये बराबर हो गया, बराबर हो गया, ये एंगल 45 है तो ये और ये बराबर होगा। ये जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कुछ और नहीं, वही तो 2√2 है। 2√2 इज नथिंग बट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वी वाई है ना, तो ये वी वाई, तो वी वाई √2 बनेगा, तो बनेगा वी वाई √2। दिस इज वी वाई √2। हम इसको लिखेंगे वी वाई √2 लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और लाइव क्लास हो गया उसमें भी मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, ठीक है, कि अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो। अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये वैल्यू ये वाली बराबर है, तो मैंने v√2 से निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया v√2। ये जो v है नथिंग बट वी वाई, ये भी वी वाई होगा, तो वी वाई √2। अब मैंने क्या किया, इसको 2√2 ही रहने दिया एंड दैट इज वी वाई। वी वाई की जगह मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, दैट इज 0.5t माइनस वी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे देखना। ओके, तो देखो इस एक्सप्रेशन से हमें वी वाई की वैल्यू मिल गई, दैट इज 2। √2 से √2 कट गया, वी वाई 2 आ गया। अच्छा वी वाई 2 आ गया तो वी एक्स भी किसके बराबर है, 2 के ही बराबर होगा। इससे मैंने ये भी निकाल लिया कि वी एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं यहां से टाइम ही निकाल सकता हूं, तो अच्छा ये 1 सेकेंड जस्ट वेट करना। वी वाई 2 के बराबर है ना, तो वी वाई 2 के बराबर है, तो वी वाई इज 2 एंड वी एक्स इज 2, उठा के यहाँ पर रख दो। तो 0.5t माइनस 2 इज इक्वल टू 2। वी एक्स भी 2 है, वी वाई भी 2 है, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई 4/0.5, दैट मीन्स 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पे ऐसा होगा। एंड दूसरा जो एक्चुअल वेलोसिटी है v रेन की, दैट इज vx² प्लस vy स्क्वायर का रूट। अब ये 2 है, ये 2, तो क्या बनेगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही होगी। इट इज नॉट पॉसिबल, गलत कह रहा है। स्पीड ऑफ रेन रेट टू द ग्राउंड, गलत कह रहा है, गलत ऑप्शन, क्योंकि 2√2 आया था। ओके, आना ही चाहिए था, में आना ही चाहिए था, क्योंकि 45 पहले इधर से था तो वी वाई कंपोनेंट वी एक्स कंपोनेंट बराबर था। जब वही 45 इधर होगा तो वी वाई और वी एक्स बराबर होगा, वी वाई को भी चेंज हो नहीं सकता, और ये 2√2 चल रहा है, तो 2√2 इधर है तो 2√2 इधर आना चाहिए था, ऑब्वियस है। तो बिना सॉल्व किए भी हम समझ सकते थे। द स्पीड ऑफ द मैन व्हेन ही फाइंड टू रन फॉलिंग एट 45 विद वर्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने टाइम कितना निकाला था, देखो आपने टाइम निकाला था 8 सेकेंड, और मैन की स्पीड कितनी है, क्या 0.5t मैन की स्पीड है। तो जो मैन की स्पीड रहेगी दैट इज 0.5 into t, और t आया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से देखना। यस, सी पार्ट इज करेक्ट। द मैन हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस 16 मीटर ऑन द रोड बाय द टाइम ही अगेन फाइंड द रेन फॉलिंग एट 45 डिग्री। कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वन डायरेक्शनल मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u भी है क्योंकि रेस्ट स्टार्ट हुआ था, आप लिखेंगे हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 0.5 इंटू टी, टाइम कितना लगा था 8 सेकेंड लगा था, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 64 का हाफ 32 इंटू 0.5, दैट मीन्स 16 मीटर। यस, तो उसने टोटल 60 मीटर की दूरी तय की। ओके, एक चीज और मैं रिपीट करूं दोबारा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगे कि बारिश जो है 45 डिग्री एंगल पे दिख रही है, 37 पे दिख रही है, तो बेटर मेथड है कि आप vx और vy एज्यूम कर ले, vx और vy एज्यूम कर ले, और वो ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम कर, जैसे मैंने किया vx vy एज्यूम किया ग्राउंड फ्रेम में। अगर vx vy मिल गया तो मुझे रेन की वेलोसिटी मिल जाएगी vx² प्लस vy स्क्वायर का रूट। देखो आ गया, अगर 45 डिग्री है तो vx vy बराबर होगा, मैंने कंडीशन लिख दिया। फिर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे गया, उस टी टाइम पे मैंने इक्वेशंस बना दी, उससे इक्वेशंस आ गया, सॉल्व कर दिया,
आंसर आ गया। ओके, इसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन है और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसको मैं रखना चाहूंगा जेई के मान के चलो 60% 65% के कैटेगरी में जाएगा ये। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन वेरी विद द टाइम। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। x इक्वल्स टू tq/3 minus 3t square plus 8t plus 4. Consider the motion of the particle from 0 to 5 seconds. S1 is the total distance traveled and S2 is the distance traveled during the retardation motion. If S1 upon S2 equals to 3 alpha plus 2 upon 11, then find alpha. ठीक है, तो ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस के पार्ट आएंगे, वो कैलकुलेशंस के पार्ट के लिए मैंने क्या किया देखिए। ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल डिस्टेंस टेबल निकालेंगे, फिर हम रिटार्डेशन मोशन डिस्टेंस टेबल निकालेंगे। जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो हम एक चीज को ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन को हमें फोकस करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन बीच में चेंज किया। अगर डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं, ये वेलोसिटी का साइन तय करेगा कि ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो x का फंक्शन दिया गया ना, दैट इज tq/3 माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 8t 3t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4, ये है। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो v का फंक्शन आएगा और dx/dt ये बनेगा t का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, ये v का फंक्शन बन गया। अब मुझे निकालना है कि वेलोसिटी जीरो कहां पे हुई। ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया। तो इसको जीरो कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जीरो करते हैं। जब v को जीरो करोगे तो इससे इक्वेशन बनेगा t-4 इंटू t-2। अब इससे t के दो रूट हुए, एक 2 एंड एक 4। ओके, तो 2 सेकंड वेलोसिटी जीरो हो गया, 4 सेकंड वेलोसिटी जीरो हो गई। हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरवल हमारा टाइम इंटरवल था 0 to 5 सेकंड। तो 0 to 5 सेकंड में अब क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में हूं, एनालिसिस के मूड में नहीं हूं, अदरवाइज मैं पाथ पेश कर देता कि किस पाथ को फॉलो करेगा। तो 0 से 5 के बीच में ये इंटरवल आ रहा है, हम इसको इंटरवल्स को बनाएंगे। 0 से 5 के बीच में इंटरवल बनाएंगे। 0 से 2 आएगा यूनियन, 2 to 4 आएगा, अगेन यूनियन 4 to 5 आएगा। देखो 0 से 5 के बीच में मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया 2 और 4 का बीच में। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा S1 ना, दैट इज मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 प्लस मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 to 4 प्लस मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 4 to 5। क्योंकि इस इंटरवल में यूनि डायरेक्शन मोशन होगा, चाहे इधर मोशन करे चाहे इधर करे, यूनि डायरेक्शन होगा। इस इंटरवल में भी यूनि डायरेक्शन होगा, इस इंटरवल में भी यूनि वन डायरेक्शन मोशन होगा। तो चाहे उधर मोशन करे या इधर मोशन करे, बट वन डायरेक्शन होगा। तो इंडिविजुअल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के मॉड को ऐड कर दें। तो हम यहां पे लिखेंगे x2 माइनस 0, x2 माइनस x0, मतलब 2 सेकेंड का पोजीशन माइनस 0 सेकेंड का पोजीशन प्लस 4 सेकेंड का पोजीशन माइनस 2 सेकेंड का पोजीशन मॉड 5 सेकेंड का पोजीशन माइनस 4 सेकेंड का पोजीशन, ऐसे लिखेंगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल है 0 से 5 सेकेंड में। ठीक है, अच्छा अगर मैं थोड़ी सी हल्की सी एनालिसिस की मैं बात कर लूं, मन नहीं मान रहा, बता रहा हूं क्या होगा, देखते रहना। एक्चुअल में एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया ना, इस टर्म्स को रहने दो, इसको इस वाली इक्वेशन का ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूं। तो ये ऐसे बनेगा, v का फंक्शन है ना, तो ये बनने वाला है और 2 पे 0 जा रहा है और 4 पे 0 जा रहा है, 4 पे, मतलब t बराबर 2 पे जा रहा है और t बराबर 4 पे जा रहा है।
और ये टी का स्क्वायर है तो कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगी, ऐसे चलेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और 0 कहीं इधर होगा इसका, और 5 कहीं इधर होगा। इसका मोशन पता है क्या है, 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 सेकंड पे जो भी पोजीशन है पार्टिकल का वो होगा, देखो इसी फंक्शन में टी के पे 0 रखो, 0 रखोगे टी की जगह पे तो वैल्यू 0 होगी, वैल्यू 4। तो टी बराबर 0 सेकंड का जो पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि टी बराबर 0 सेकंड का पोजीशन, मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x 0, टी बराबर 0 सेकंड का पोजीशन, इसमें 0 रखेंगे, 0 0 तो पूरी वैल्यू 0, ये बन गई 4। तो x बराबर 4 से मोशन स्टार्ट होगा, 2 सेकंड तक ये आगे बढ़ेगा, फिर 2 से 4 सेकंड के बीच में पीछे लौटेगा, फिर 4 से 5 सेकंड के बीच में आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसा इसका मोशन है। ये देखो इसके बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो लौटेगा, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है आगे बढ़ेगा, ये मोशन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे डिस्टेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो इनके लिए ना इस पोजीशंस को निकालने पड़ेंगे। तो 0 सेकंड का पोजीशन ये है, अब आपको 2 सेकंड का पोजीशन निकालना है। तो जो x2 होगा उसके लिए t की जगह पे 2 रखा, तो 2q/3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4। जब सॉल्व करेंगे t के पे 2 रख के तो जो वैल्यू आती है ना ये आएगी, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा, ये आएगी 2 सेकंड का पोजीशन इज 32/3 ये आएगी। सिमिलरली इस पूरे इंटरवल में 2 के साथ साथ 4 भी है, 4 भी है, देखो 4। ओके तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आ गया 4 सेकंड, फिर 0 का पोजीशन आपने लिख लिया, 2 सेकंड का पोजीशन लिखिए, 4 सेकंड का पोजीशन से लिखेंगे। तो 4 सेकंड के पोजीशन के लिए इस फंक्शन में t के ऊपर 4 रख दो, 4q/3 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4। 4 सेकंड का जो पोजीशन आता है कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 28/3। अब बात करेंगे 5 सेकंड का पोजीशन, 5 सेकंड तो t पे 5 रखेंगे, 5q/3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 4। 5 सेकंड का पोजीशन आता है 32/3। इसका मतलब पहले तो आंसर पा ले, जल्दी से करें। तो x2 की जगह पे क्या रखेंगे 32/3, 32/3 माइनस 0 का क्या है 4 का मॉड प्लस x4 कितना है 28/3 माइनस x2 कितना है 32/3 का मॉड प्लस x5 कितना है तो 32/3 और x4 कितना है 28/3। अब इसको जैसे आप ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो जो f1 की वैल्यू आती है दैट इज नथिंग बट 28/3। पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 28/3। ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसी को अगर थोड़ा सा पाथ पे देखो ना तो ये x बराबर 4 है, x2 ये रहा होगा जिसका कोऑर्डिनेट है 32/3, ये 28/3 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 28/3 और ये 32/3, मतलब ये यहीं तक रहा, यहीं तक मतलब उस पोजीशन तक पहुंच गया था। इसका मोशन कुछ ऐसे हुआ था, इस तरीके से, तो ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पाथ है बेसिकली। हालांकि इस पाथ की नीड हमें नहीं थी, सिंपल आपको क्या करना था वेलोसिटी को 0 करनी थी, इसको 0 करना था और उसके बाद आपको यूनियन बनानी थी, फिर मॉड लगा के आंसर लिखना था। ये तो S1 निकाल ली। द सेम वर्क उन्होंने कहा है कि S2 इज डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिटार्डेशन मोशन, ड्यूरिंग रिटार्डेशन मोशन। तो रिटार्डेशन मोशन के लिए मैंने क्या किया S2 निकालना रिटार्डेशन मोशन। तो रिटार्डेशन मोशन के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, t² माइनस 60 प्लस 8 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2t माइनस 6, ये बन गया 2t माइनस 6 एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक और बात, जब भी रिटार्डेशन मोशन की बात होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन, ये अंडरलाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर रिटार्डेशन मोशन है, रिटार्डेशन मोशन है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इनका एक तरह से मल्टीपल करूं मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ए को पॉजिटिव दिखाऊंगा और बी को निगेटिव, तो ए इंटू बी का मल्टीपल लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0। मैथमेटिकल इक्वेशंस
कि अगर मैं वैल्यू की बात, डायरेक्शन की बात करूं कि इधर प्लस मानते हैं इधर माइनस मानते हैं, तो ए इंटू बी का मल्टीपल लेस देन 0 होना चाहिए अंडर रिटार्डेशन मोशन। अगर एक्सेलरेशन मोशन है तो ए इंटू बी का मल्टीपल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यही जब कर्व लीनियर पाथ में जाते हो तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो कि अगर एक्सेलरेशन मोशन है तो ए डॉट भी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और रिटार्डेशन मोशन है तो ए डॉट भी की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। Since this is a straight line motion, so simply a into b less than 0 for retardation and a into b is greater than 0 for acceleration motion. तो a into b less than 0 की बात करते हैं, a into b less than 0 की बात करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है तो निकाले तभी हम लोग 2t माइनस 6, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू 2t माइनस 6 और ये वेलोसिटी t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 और पूरी वैल्यू को लेस देन 0 करना है। तो 2 का टर्म बाहर निकलेगा, ये बनेगा t माइनस 3 और ये बनेगा t माइनस 2 इंटू टी माइनस 4 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे रख देंगे, दैट इज 2, दैट इज 3 एंड दैट इज 4। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक एक सॉल्व कर रहा है ना लेस देन 0। तो 2 है, 3 है, 4 है और t क्यूब इन्फिनिटी देगा तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और 2 कहां तक कि पहले 0 तक चलेगा, 0 तक। रिटार्डेशन मोशन वहां होगा जहां लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 इंटरवल 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 का इंटरवल चाहिए हमें। दूसरा 3 से 4 का इंटरवल है, तो 3 से 4 का इंटरवल है, ये हमारा यूनियन बनेगा। रिटार्डेशन मोशन वहां पे होगा जहां पे वैल्यू नेगेटिव होंगे, नेगेटिव तो 0 से 2 चलेगा एंड 3 to 4 चलेगा, बाकी तो हर जगह पॉजिटिव वैल्यू है। अब की बार इस डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, S2 के लिए क्या करेंगे, 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन माइनस 0 सेकेंड का पोजीशन मॉड 4 सेकेंड का पोजीशन माइनस 3 सेकेंड का पोजीशन का मॉड निकालेंगे। तो हम लोग 0 सेकेंड 2 सेकेंड तो निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, 4 सेकेंड का पोजीशन चाहिए हमें, वो भी निकाल चुके हैं, 3 सेकेंड का पोजीशन नहीं निकाले हैं। तो जो 3 सेकेंड का पोजीशन होगा ना उसके लिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन में t की जगह पे 3 रख दिया, तो जब t की जगह पे 3 रखोगे तो बनेगा ये बनेगा, आगे देखो 3 का क्यूब बाई 3 तो 27 बाई 3 9 और 27 बाई 3 और यहाँ लिखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 8 इंटू 3 प्लस 4। तो x3 जो आएगा वो मैं आपको बता दूं, x3 का जो वैल्यू आएगी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है ये आएगा x बराबर x3 आ जाएगा 10 बेसिकली। आप इस वैल्यू को रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू x2 कितना देखो, x2 हमने निकाल चुके हैं 32 बाई 3 माइनस x नॉट कितना था 4 था, x नॉट मतलब 0 सेकेंड का पोजीशन 4 था, फिर प्लस x4 कितना है, द x4 इज 28 बाई 3 माइनस x3 कितना है 10, इनका सम कर दीजिए, जैसे सम करेंगे ये पूरी वैल्यू आती है 22 बाई 3। अब आपसे पूछा गया था S1 अपान S2 की वैल्यू बताइए, तो S1 अपान S2 जो आएगा, S1 आया था हमारा 28 अपान 3 एंड डिवाइडेड बाई 22 अपान 3। नाउ होल वैल्यू इज 14 अपान 11 और मैं इसको लिख सकता हूं, और यही बराबर करना था 3 अल्फा प्लस 2 अपान 11 के, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था व्हाट इज द अल्फा विल बी 4, अल्फा विल बी 4। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको बेसिक ही क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, और ये जरूरी है काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके 3 लेक्चर्स हैं, अभी हम लोग इजी क्वेश्चन पे, इजी एवरेज क्वेश्चनों पे चल रहे हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक अच्छे लेवल के थ्रू। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो डीपीपी आपको मिलेगी उसको आपको टेस्ट की तरफ से देना है। ठीक है, और डाउट जब सॉल्व कर ले तो उसके बाद आप सोल्यूशन से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ाना है। ठीक है, कहीं भी किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो एक बार उसको मार्क कर लीजिएगा। आपका एक काम ये करना है, एक तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, दूसरा काम जो भी लाइव क्लास होगी उसमें मैं उसको प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।